नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। चारों मेहमान स्टूडियो में अजीत द्विवेदी जी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर संगीत रागी जी, सर स्वागत आपका भी। और समीर चौगांवकर जी, सर बहुत स्वागत आपका भी। बहुत सारी खबरें, शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल में जो सियासी हलचल चल रही है उससे। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे अभी से शुरू हो चुके हैं पश्चिम बंगाल के। प्रधानमंत्री कल बंगाल में थे और उन्होंने सीधे ममता बनर्जी को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि मतुआ समाज पश्चिम बंगाल में टीएमसी की दया पर नहीं है। अब ये मतुआ समाज के समीकरण आज हम आपको समझाएंगे और क्यों ये इस चुनाव में खासतौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें सीएए की वजह से भारत में सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिल रहा है, जैसे हमारी सरकार लेकर के आई और विपक्ष ने जिसका बहुत विरोध किया। दरअसल टीएमसी का यह दावा है कि एसआईआर में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई उसमें जिन वोटरों का नाम नहीं है उसमें काफी तादाद में मतुआ समाज के भी लोग हैं। मतुआ समाज के लोग मूल रूप से जिसे पहले हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, अब बांग्लादेश कहते हैं, वो वहां से संबंध रखते हैं। बीजेपी के लिए अहम माने जाने वाले इस मतुआ समुदाय के वोट में बहुत सारे ऐसे इलाके जहां उनकी बहुलता है इस समुदाय की, वहां बहुत नाम कटे हैं और यह बीजेपी के लिए एक चिंता की बात है। जैसे दक्षिण 24 परगना की कस्बा सीट में लगभग 18% वोट कट गए। सोनारपुर दक्षिण सीट से 11.29% नाम काट दिए गए हैं। उत्तर 24 परगना के बनगांव उत्तर में 9.71% वोटरों का नाम कटा है। अब अगर आप इसको औसत वोट देखें जितने कटे हैं बंगाल में टोटल, तो वो कुल वोटर लिस्ट का लगभग 7.5% वोट कटा है। उसके साथ आप इसकी तुलना कीजिए तो कितना वोट यहां जा रहा है, 20% वोट ऐसे इलाकों में कटा है जहां पर मतुआ समाज के लोग ज्यादातर रहते हैं। बंगाल में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई उसमें एक और खास बात है, मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा नाम नहीं कटे। जो सोचा जा रहा था वैसा नहीं हुआ है। जैसे मुर्शिदाबाद में 66.3%, मालदा में 51% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो मुर्शिदाबाद में मात्र 4.84% वोट कट रहे हैं, औसत से भी कम। और मालदा में भी एवरेज से कम 6.3 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। किसी भी विधानसभा सीट पर यह आंकड़ा 10% के ऊपर नहीं गया है। तो इस पर हम आगे बात करेंगे। और प्रधानमंत्री कल जो वो सभा करने वाले थे नादिया में, वहां तो वो नहीं जा पाए थे, फिर उन्होंने एयरपोर्ट से ही उस सभा को संबोधित किया था। फिर उन्होंने बहुत लंबा अपनी बातें जो वो नहीं कह पाए उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके कहा है। उनकी बातों पर टीएमसी ने रिएक्ट भी किया है। प्रधानमंत्री की बातों में भी फोकस उसी मतुआ समुदाय पर था। सुनिए। समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री हरिचांद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया। श्री गुरुचांद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। ये मतुआ, वो तो ये एसआईआर के बाद अनसर्टेनिटी में चला गया। अनसर्टेन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पहले तो सिटीजनशिप फिर वोटर लिस्ट में, तो ये भाजपा का कारण, भाजपा का पॉलिटिक्स का कारण, लार्ज नंबर ऑफ मतुआज उन्होंने पूरा अनसर्टेन एक सिचुएशन में। और भाजपा वालों जो बोल रहे थे लास्ट 2 डेज में, 2 दिन से, ये प्रधानमंत्री आकर उसका सलूशन, सीए सलूशन बताएगा, ये बोल के कुछ लोगों को वो लोग ये सभा पे ले आए थे। और एक शब्द भी नरेंद्र मोदी जी नहीं बोला। प्रधानमंत्री किधर गए सलूशन, क्यों नहीं है सलूशन, अब वो लोग क्या करेंगे। मतुआ समाज को लेकर के अभी इससे पहले एसआईआर की जब प्रक्रिया शुरू ही हो रही थी तो उसकी एक पृष्ठभूमि भी है सियासी बयानबाजियों की। ममता बनर्जी उस वक्त ये कह रही थी मतुआ समाज के इलाकों में जाकर सभाएं करके कि एसआईआर में तुम्हारे नाम कट जाएंगे, ये तुमको विदेशी घोषित करेंगे और तुम्हारे नाम काट देंगे। ये डर वो दिखा रही थी। तो इस लिहाज से देखें तो वो बात आज शायद मतुआ समाज के लोग याद करें कि हमारे तो बहुत सारे नाम कट गए। और बीजेपी ये कह रही थी कि मतुआ समाज को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीएए की प्रोटेक्शन उनको मिली हुई है। अगर वो बाहर से आए भी हुए हैं तो सीए अब देश का कानून है, उसके तहत वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। लेकिन सभी लोग तो नागरिक नहीं बने वरना इतने वोट नहीं कटते, ये बात ठीक है। तो एक इसकी हम बात करेंगे। अब सवाल ये कि मतुआ समाज का वोट कितना है। अगर आप आबादी की बात करें
तो पश्चिम बंगाल की आबादी मेरे ख्याल में 14-15 करोड़ होगी, नहीं 12 करोड़ मान लेते हैं। तो एक 3 से 4 करोड़ मैंने एक दो जगह एस्टिमेट ढूंढने की कोशिश की कि मतवा समाज के कितने लोग हैं, तो ये वेरी कर रही है आंकड़ा, कहीं 1 करोड़ बता रहा है, कोई 3 करोड़ बता रहा है, मतलब ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं अलग अलग। मान लेते हैं चलिए 1 करोड़, 20 से 25% 17% के आसपास 17%, चलिए 17% निकाल लीजिए, 12 करोड़ का कितना होता है? नहीं, ये एक बड़ा, इसमें कैसे पता नहीं कह रहे हैं लोग हमको, जहाँ तक हमारी जानकारी है उसमें पश्चिम बंगाल की आबादी में टोटल 18-18.5% दलित हैं, और उस दलित आबादी में 18% मतुआ हैं। वो सबसे बड़ी दलित आबादी भी नहीं है वहाँ की, जो सबसे बड़ी दलित आबादी है वो राजवंशी हैं। जो पश्चिम बंगाल में दलित आबादी में टोटल 18-18.5% दलित हैं, उसमें जो बड़ी आबादी है 23% के करीब वो राजवंशी हैं, और 18% के करीब मतुआ। ये आंकड़ा कितना होना टोटल चाहिए? 18% का 18% मतलब 5% हुआ, 5% से कम हुआ, तो टोटल आबादी के 5% का मतलब हुआ, हम 12 करोड़ आबादी रखे तो 60 लाख मान ले, चलिए तभी बड़ी आबादी है। एक बड़ा 5% बिहार में 5% पासवान पर इतनी आबादी होती है, इतनी राजनीति है। अगर 5% मतुआ है, 4 एजेंसीज हैं, एनडीटीवी ने 2.5 करोड़ बताई है, दैनिक भास्कर ने 1 करोड़ 70 लाख बताई वही है, मैं कह रहा था आपसे, और जागरण ने 2 करोड़ 10 लाख बताई है मतुआ समुदाय। इसीलिए मैंने कहा था वो 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच दावा किया जा रहा है। 2011 का जो सेंसस है वो 9 करोड़ प्लस जनसंख्या बता रहा है वेस्ट बंगाल की, और 35 लाख लोग मतुआ, 30 से 35 लाख 2011 का है। जनगणना तो क्या उसमें आंकड़ा है? कितना अब पढ़ अंदाजा- सकते हैं अब ये जागरण जनगणना का NDTV सेंसस काम क्या है। कर रहा है वो नहीं मामला, मतलब जो जनगणना का आंकड़ा है वो 9 टोटल करोड़ आबादी का 13 लाख 5% और है। 35 लाख। टोटल भाई, आबादी का तो 5% है। जो आप दोनों दावा कर रहे हैं उस हिसाब से तो ये 50 लाख प्लस समथिंग होना चाहिए। हाँ, वही लगभग उसी के लगभग इतने कम होते हैं तो 5 मतुआ के सांसद बनते नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 3 मतुआ सांसद बने, 8 मतुआ कमेटी के सांसद थोड़ी। चलिए अच्छा, क्योंकि डेटा अब अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग डेटा दिया, ये उससे नहीं होता है, सेंसस तो हुआ नहीं है। वो ऐसे मतुआ कम्युनिटी नहीं, डोमिनेट सब कर रहे हैं, ऐसा वहां से सुनिए ना, देखिए इसमें इस बहस में पढ़ेंगे तो इसका तो कोई अंत नहीं, क्योंकि सेंसस हुआ नहीं है तो हमको मालूम नहीं एग्जैक्ट आबादी तो क्या है। तब भी 11 के सेंसस ठीक, का मान तो लिया, आंकड़ा है मैं ही नहीं। सहमत हूं आपकी बात से। अगर 11 का सेंसस इतना बता रहा है तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए दावे, लेकिन फिर भी बहुत किए जा रहे हैं। लेकिन इस वोट से बीजेपी को बहुत उम्मीद थी। सवाल ये है और ये ममता बनर्जी को भी ये इस बात का डर था कि ये इस वोट का रुझान बीजेपी की तरफ हो सकता है। तो अब इस लिहाज से इस वोट की पिच पर, मतवा वोट की पिच पर ममता बनर्जी थोड़ी स्ट्रांग दिखाई देंगी। अब एक और मैं आपको जो उसका एनालिसिस हुआ वोटर ड्राफ्ट लिस्ट का बंगाल का, उसमें एक और बात पता चली कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में हिंदी भाषी आबादी है ज्यादा, वहां बहुत नाम कटे हैं। टॉप 10 विधानसभा सीटों में से हटाए गए नामों में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोगों के इलाके हैं। 15 से 36% तक वहां पर वोट कटे हैं। बंगाल में जहां बीजेपी मजबूत है, ये भी वही इलाके, वहां हिंदी भाषी वोटरों की संख्या ज्यादा है और वहां बहुत नाम कट गए। हावड़ा में 26.89, लगभग 27% वोट कट गए। पश्चिमी वर्धमान जिले की आसनसोल दक्षिण में लगभग 14.25% वोट कट गए। आसनसोल उत्तर में 15.25% वोट कटे हैं। उत्तर 24 परगना जिले की बैरकपुर सीट में 19% नाम हट गए हैं। जिन 10 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं उनमें कोलकाता की कई अहम सीटें शामिल हैं। जोरासांकू में 36% से ज्यादा, चौरंगी में 35% से ज्यादा, कोलकाता पोर्ट में 26% से ज्यादा। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई सारा वोट किसी एक दल का नहीं होता है, लेकिन इतना तो पता ही होता है कि भाई ये इलाके जो हैं ये इस पार्टी के अहम इलाके हैं। तो अब अगर हम इन दोनों ही ट्रेंड को देख लें, मतवा समाज भी और हिंदी भाषी भी, तो दोनों पर बीजेपी ज्यादा बैंक करती होगी। तो इस लिहाज से तो ये SIR की चोट बीजेपी को पड़ती दिख रही है बंगाल में। बिल्कुल पड़ रही है। और ये देखिए, इसको आपने पहले कहा ना कि राजनीतिक बयानबाजी हुई थी, उस बयान को समझने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने कहा कि मतुआ समाज के लोगों को विदेशी बताया जाएगा और इस आधार पर नाम कटेंगे। ये एक ऐसा डर दिखाया गया सौरभ जी कि सचमुच डरे मतुआ लोग। और जो बीजेपी ने कैंप्स लगाए, उन कैंप्स में ये कहा गया कि पहले आपको एक तो एक्सेप्ट करना होगा कि आप विदेशी हैं, और फिर CAA का फॉर्म भरना होगा, और CAA का फॉर्म भर के जब आप नागरिकता ले लेंगे तब आपको इनुमरेशन का फॉर्म भरना है वोटर बनने के लिए। ये तीनों प्रक्रिया चल रही थी उसमें, और बाजाबता एक के लिए 700 रुपए की फी और एक के लिए 1000 रुपए की फी, वो फी ली जा रही थी वहां। तो अब पहले तो मतुआ समाज के लोगों में ये डर हुआ कि अगर हम अपना ये रिवील करते हैं, हम जाकर के एक्सेप्ट करते हैं कि हम विदेशी हैं, तो पता नहीं वोटर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नागरिकता कहीं खतरे में न पड़ जाए। तो इस आधार पर बहुत सारे मतुआ समाज के लोग जानबूझ करके नहीं गए हैं वोट वहां अपना वो बनने, क्योंकि वहां रिवील करना था। ये ममता जी डर दिखा रही थी, दिखा दिया ना पहले, और वो डर भी गए।
और बीजेपी ये भरोसा नहीं दिखा सकी जाकर के, जो भी पूरा इलाका है जो मतुआ समाज का है सौरभ जी, ये पूरा बंगाल का ईस्ट का जो इलाका है, बंगाल पूरब में जो बांग्लादेश से लगती हुई सीमा है और उत्तर तक, ऊपर नीचे से आप यहाँ से जो कलकत्ता के साथ सटे हुए जो इलाके हैं 24 नॉर्थ परगना और 24 साउथ परगना से लेकर के नादिया और ऊपर आप वहाँ तक जाइए कूच बिहार तक, जहाँ इनकी आबादी है मतुआ समाज की, वो सब बांग्लादेश से लगता हुआ बॉर्डर है। और ये डर दिखा दिया गया कि आपको विदेशी नागरिक बना दिया जाएगा जी। तो वो बने नहीं, उनकी संख्या कम हो गई। और दूसरी ओर ममता बनर्जी ने जो काम किया कि मुस्लिम आबादी जो उनकी थी उसके लिए उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र बनाए, आवास प्रमाण पत्र बनाए, सबके वहां जमा उन्होंने बढ़ चढ़ के फॉर्म भरे, बन गए। उनको विदेशी होने का वो डर नहीं था, जो मतुआ समाज के अंदर विदेशी होने का एक डर बैठ गया कि हमको विदेशी बता दिया जाएगा, तो गए थे वोटर बनने और नागरिकता ही खतरे में। ये तो उल्टा हो गया, जहां घुसपैठिए होने की बात थी वहां तो ज्यादा वोट नहीं कटा। हाँ। मुस्लिम आबादी के वजह सेंटर और जिनको सीए की प्रोटेक्शन प्राप्त थी कि हो बाहर के मालूम है तुमको सीए से नागरिकता मिल जाएगी, उनका वोट ज्यादा कट गया। निश्चित रूप से ये मतुआ समाज इस बात का बहुत डर है। और वैसे अभी भी जो ड्राफ्ट जारी किया उसमें 58 लाख लोगों के वोट काटे हैं चुनाव आयोग ने अंदर। तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो मतुआ बहुल क्षेत्र के अंदर जो उनकी स्पीच हुई थी वो पहुंच नहीं पाए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस बात का बहुत जिक्र करा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों सांसदों को, पौली घोष और शांतनु ठाकुर जो मतुआ समाज से आते हैं, उन दोनों को बंगाल में कैंप करने को कहा और कहा है कि भाई मतुआ समाज को आप संदेश देने की कोशिश करो कि इस एसआईआर में आपका नाम नहीं कटेगा। और वो भारतीय जनता केंद्र सरकार है जिसने सीए में आपको नागरिकता देने की कोशिश की थी। अब सबसे बड़ी समस्या है कि भाई 1947 और 1971 में सबसे बड़ा ये कम्युनिटी जो है बांग्लादेश से भारत लौट कर आई थी। तो इस कम्युनिटी को डर है कि ऐसा तो नहीं है कि उन्हें घुसपैठिया बता दिया जाएगा, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्हें भेज दिया जाएगा। और टीएमसी का जो कैडर है वो जमीनी स्तर पर बहुत स्ट्रांग है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। तो वह मतुआ समाज को संदेश देने की कोशिश लगातार कर रहा है कि देख लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाओगे, भारतीय जनता पार्टी आपको घुसपैठिया घोषित करके यहाँ से बाहर निकल करेगी। और कुछ हद तक वो इस मामले में सफल रहेगी। बीजेपी का ही नुकसान हो गया बंगाल में क्या? देखिए एसआईआर से नुकसान तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन नुकसान तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी का कार्डर या जिसे आप कहते हैं कार्यकर्ता यदि जमीन पर जाकर के इन चीज़ों का ध्यान न रखे। और दूसरी बात, उनको ये चीज़ें बताना, चुनाव आयोग इस पर कितनी गंभीरता से काम करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, कि कहीं फॉर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई सिटीजन बन करके और फिर वो नागरिकता ये वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा ले रहा है। जब तक इसकी जांच नहीं निकल करके आती है और फाइनल ड्राफ्ट नहीं आता है, क्योंकि अभी भी नाम जोड़ने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है, अभी ये चल रहा है। नाम कटने का भी सिलसिला बंद नहीं हुआ। हाँ, वो तो मीटिंग होगी डॉक्यूमेंट्स उसके बाद इसलिए कह रहा हूं, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो जानबूझ करके इसीलिए कहा है, वो कायदे से मतुआ समाज से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी था कि जितनी आपको काम जमीन पर जाकर के करनी चाहिए थी वो आपने काम नहीं किया है। देखिए, नारे लगाना और बात है और जमीन पर काम का। आज उत्तर प्रदेश के क्या हाल चाल है, उत्तर प्रदेश में भी जो अखिलेश यादव हैं उनके कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव हैं बनस्पत मैं बता ही देता हूं, अच्छा आपने याद दिला दिया। दोनों ही राज्यों में ये दोनों सबसे अहम प्रदेश हैं आने वाले चुनाव की दृष्टि से बीजेपी के लिए, और दोनों ही जगह बीजेपी इस वक्त एसआईआर से परेशान दिखाई दे रही है। अब यूपी की हम लोग बात कर लेते हैं। यूपी में अनट्रेसेबल वोटर, ये चुनाव आयोग का भी टेंशन है और बीजेपी का भी टेंशन है कि कहां गए ये वोट इतने बड़ी मात्रा में। ये संख्या जो है अब बताई जा रही है लगभग 2,94,00,000, लगभग 3 करोड़ वोट ऐसा हो गया है यूपी के अंदर जो ट्रेस नहीं हो रहा है। ट्रेस नहीं होना अलग चीज है, मतलब मृतक पता चल जाता है, डुप्लीकेट पता चल जाता है, ट्रांसफर हो गया पता चल जाता है। ये वो वोट है जिसका नाम पुरानी एसआईआर में है 2003 में 2-3 में जब भी हुई, लेकिन अब नहीं मिल रहा है वो वोटर कि वो गया कहां। तो ये बड़ी चिंता है। अब लखनऊ में एसआईआर को लेकर बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में बीजेपी के सारे विधायक और सांसद शामिल होंगे। अभी योगी आदित्यनाथ ने तो कुछ दिनों पहले बयान दिया ही था कि भाई उन्होंने तो 4 करोड़ संख्या बताई थी कि ढूंढो आपका ही वोटर है, और बीजेपी इन अनट्रेसेबल वोटर्स की तलाश के लिए अपने विधायकों और सांसदों को, मंत्रियों को, सबको एक्टिव कर रही है। और इससे पहले योगी आदित्यनाथ जो है ये खुलकर कह चुके हैं, घर घर जाना पड़े तो जाइए, बूथ बूथ पर जाइए, पूरा बताया। अरे एक बूथ पर कितने लोग होते हैं, एक दिन में आप लोग इतने घर का वेरिफिकेशन जाकर के कर सकते हैं। तो इतनी चिंता उनको है। कुल वोटर उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख के करीब है और इसमें से अभी 2 करोड़ 95 लाख वोटर जो है वो अनट्रेसेबल है। और एसआईआर का फॉर्म जमा करने की आखिरी डेट 26 दिसंबर है, जो बस आई खड़ी सामने है। अब बरेली और शामली जिले से कुछ और, जैसे हमने आपको बंगाल के कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताए, यहां पर बरेली और शामली का एक डेटा आपको देता हूं।
बरेली में एक बूथ ऐसा मिला जहां 1123 वोटर्स में से सिर्फ 102 वैलिड थे। मतलब लगभग 1100-1200 वोटरों में से 100 वोटर वैलिड था, बाकी सब इनवैलिड था। अब इसमें एफआईआर करने की बात हो रही है। बरेली जिले में वोटरों की संख्या है 2,74,000। अब यह एक बूथ का ये पता चला है, बाकियों का देखिए क्या निकलता है। शामली जिले में 1 लाख वोटर कम हो गए। शामली कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को आप सभी लोग जानते हैं। 1 लाख वोटर शामली में कम हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनका नहीं पता, रूरल एरिया है ना, बहुत तो बीएलओ अब तलाश कर रहे हैं इनकी। अब शामली में कुल 9,75,000 वोटर है, 10% वोटर सीधा सीधा वहां पर कम हो गया है। अब एक लिहाज से देखें तो भाई ये एसआईआर जरूरी था, इससे ये भी पता चल रहा है। लेकिन चिंता की बात यह कि भाई इतना अगर उसके अंदर डेड वोट, फर्जी वोट था, तो फिर तो बाकी परेशान होने की बात है। ये नहीं, देखिए निश्चित तौर पर परेशान होने की बात है। और 20 वर्ष का समय किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी, जब हम कहते हैं हम सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देश रहे, अभी तो हम जाकर थोड़ा रुकना शुरू हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्टिलिटी रेट रहा वो बढ़ा रियल। दूसरा क्या हुआ कि जब हम कहते हैं कि देश में 1,21,00,000 से अधिक लोग 70 के बाद चले आए, यानी 71 के बाद चले आए, तो कितने घुसपैठिए देश के किस हिस्से में, इसका पता लगाना कठिन। तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि रणनीतिक तौर पर आज राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक वोटर दूसरी जगह जाकर वोट कर सकता है। क्या इन जगहों पर मोबिलाइजेशन होता है क्या, कि पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन हुआ, जो राहुल गांधी भी कहते रहे। वरना शामली जैसी जगह पर या बरेली जैसी जगह पर आप ये कहें कि इतने इतने वोटर गायब हो गए, ये थोड़ा कठिन है। मतुआ वाले में एक बात थोड़ा समझना होगा, ऐसा नहीं है मतुआ समाज का बड़ा वर्ग वो पहले आया है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। वो ऐसा नहीं है कि ठीक है ये कहा जा रहा है और ये माहौल भी बनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां उतनी मजबूत नहीं है कि मतुआ का वोटर घट गया। मेरा ये मानना है कि मतुआ का वोटर उतना नहीं घटा है, क्योंकि हम तो ये इस अनुमान पर कह रहे हैं कि 54 लाख कम हो गया तो वही वाला हिस्सा ज्यादा होगा। कुछ उसमें से हो सकता है जो इस दौरान आया हो, लेकिन जब केंद्र सरकार बाकायदा सपोर्ट कर रही है, बाकायदा कह रही है कि सीए के तहत हम आपकी नागरिकता को भी सुरक्षित रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस समय बचकर भागेगा। वो तो चाहेगा कि इसी बहाने उसकी नागरिकता भी पक्की हो, इसी बहाने उसका वोटर भी पक्का हो जाए और वो पक्के तौर पर यहां का नागरिक हो जाए। जब प्रधानमंत्री आश्वासन देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब मुश्किल क्या है। उत्तर प्रदेश में दूसरी मुश्किल है, बंगाल में दूसरी मुश्किल है। बंगाल में क्या है, कैडर ही नहीं है। अभी भी आपका जब विधानसभा का प्रत्याशी नहीं है, लोकसभा में कौन लड़ेगा, कब कहां चला जाएगा पता नहीं, इलाके में तो फिर वो कैडर नहीं ले जाता। दूसरा उत्तर प्रदेश में क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश में चूंकि नीचे तक संगठन सब दुरुस्त है, लेकिन सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं है, उसका जो दुष्परिणाम होता है। वरना सोचिए कि अब अगर ये कहा जा रहा है, जब अंतिम चरण में है, अरे सीरियस नोट पे कह रहा हूं, बहुत सीरियस नोट पे, आगे आपने कहा बंगाल में कैडर नहीं है और यूपी में तालमेल नहीं है, बंगाल में कैडर नहीं है। बंगाल में नहीं, बंगाल में जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल कह रहे हैं। जो इलाका है जिसे आप कुछ बिहार वाला इलाका जो आसाम की तरफ से मिलते जुलते आया है, या नादिया का इलाका है, वो नादिया का इलाका भी जो है वो पूरा बांग्लादेश बॉर्डर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैडर जा ही नहीं रहे हैं। और जा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनको डर है उनको वहीं पे मार न डाले। मैं फिर आपको बता रहा हूं, कई ऐसे मुस्लिम बहुल पॉकेट्स हैं जहां उनके बूथ तक जाने की उनकी हिम्मत नहीं है, उनको जाने ही नहीं दे रहा है। और यह भी है कि उनको कभी भी यदि 2-5 आज तक, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि भारत के अंदर बाकी हिंदू बहुल इलाके में यदि 10 मुसलमान भी है, 12 मुसलमान भी है, तो कम से कम वो बूथ तक जाकर के अपना वोट जरूर दे करके आता है। लेकिन यह सुविधा उसको पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को प्राप्त नहीं है। यदि मुस्लिम बहुल डोमिनेटेड इलाका है तो उसमें तो वोट डालने हिम्मत ही नहीं है उसकी। यूपी में क्या परेशानी है भाई? नहीं, यूपी में परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। हाँ? ये बड़ी चिंता की बात है जब यूपी में मुख्यमंत्री को बार-बार मोबिलाइज करना पड़ रहा है, मीटिंग लेनी पड़ रही है, जाओ कि आपका कैडर है, दिन में 2 बार 3 बार आप अपने कार्यकर्ताओं से आप एक बार वीडियो कॉल पे कर लेते हैं। एक सौरभ, साहिबाबाद का आपने दिखाया था कहानी कुर्सी में, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि विधायक एक बार शकल नहीं दिखाता है। मैं बार बार बहुत गंभीरता से कहता हूं, शकल नहीं दिखाता है। वोट तो इसलिए उसको मिल जाता है क्योंकि वोट तो इसलिए मिल जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, समस्या है सरकार और संगठन में तालमेल नहीं होने की। अभी नए जो अध्यक्ष बने हैं उन्होंने कहा कि मेरी प्रायोरिटी है कि सरकार और संगठन में हम तालमेल बनाएं। वो तालमेल बनाना एक उत्तर प्रदेश का मतलब एक संकट है। हालांकि पिछले अध्यक्ष थे, उनके साथ कोई टकराव भी नहीं था, ठीक है ना, तो करना चाहिए था, पता नहीं वो क्यों नहीं हुआ। हमको एक बात ये भी लग रहा है सौरभ जी, अजय जी, मतलब पिछले जो अध्यक्ष थे उनके साथ टकराव भी ऐसा नहीं था जो जिसकी आशंका जताई जा रही है नए अध्यक्ष के साथ।
पुराने अध्यक्ष के साथ ऐसा नहीं था सरकार का। एक ऐसा भी हो सकता है सौरभ जी कि जेन्युइनली इतने वोटर नहीं हो। हाँ, हो सकता है। हाँ, जो कि हम इसलिए ये बात कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ये सौरभ जी। चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चिंता मुख्यमंत्री ने जताई। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं, हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु में कितने वोटर कट गए बताइए? 1 करोड़। बिल्कुल। आप टोटल से 6 करोड़ 40 लाख थे और 97 लाख से ज्यादा वोटर 15% वोटर तमिलनाडु में कम हो गया और लगभग 14-15% वोटर गुजरात में कट गया। बिल्कुल, तो इसका मतलब नहीं थे ना। हाँ। वो नहीं है। मृत लोगों की संख्या भी ज्यादा है बिहार बंगाल के मुकाबले, और जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों तरह का पलायन जो है वो भी ज्यादा है। सर बिल्कुल जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये देखिए ना, पॉलिटिक्स देखिए। अखिलेश यादव को पहले तो खुशी हुई कि मुख्यमंत्री के 4 करोड़ वोटर कट गए, तो फिर बाद में उन्होंने कहा अरे अब ये 2 करोड़ वोटर जुड़वाने वाले हैं, अब इस पर देखना फर्जीवाड़ा करेंगे। मतलब SIR से डर भी है, और जब उस पर पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिक्स का भी होगी। पक्के तौर SIR से कोई डर नहीं हो सकता। SIR बिल्कुल दुरुस्त चीज है। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, आपकी अपनी क्षमता नहीं है, आपकी अपनी ताकत नहीं है, आप अकर्मण्य कहीं हो गए हैं, तो उसका ठिकरा SIR पर। बस एक बात मैं कह दूं, अजीत जी शायद कह रहे हैं कि पुराने अध्यक्ष से कोई नहीं था। अरे भैया, कोई तालमेल नहीं बना। भूपेंद्र चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच में पूरा कार्यकाल अब बन जाएगा। अब टकराव होगा ना भाई। हम ये कहते कि टकराव नहीं था कोई, हम ये कहते कि टकराव नहीं था। चलिए आगे, अगली खबर। इंटरेस्टिंग बात, आप लोग गलत दिशा में डिस्कशन ले जा रहे हैं। ठीक है ना, सब तो मैं अब सही दिशा में चला जाता हूँ। ठीक है। संघ प्रमुख का कुछ स्टेटमेंट्स आए, वो कोलकाता में है और वहां उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो आपको सुननी चाहिए। मोहन भागवत ने पहले तो कहा कि हमको गलत समझा जाता है, संघ किसी के भी खिलाफ नहीं है और ना हम किसी के विरोध में काम करते हैं, ना हम किसी के विरोध के लिए बनाए गए थे। संघ को लेकर के देश में ये प्रचार चल रहा है। सर, कब की पैदाइश है संघ की? 1925। 100 साल हो गए पूरे। तो 100 साल से सब संघ को गलत समझ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कहें तो वो नहीं बता पाए, संघ नहीं बता पाए हम क्या करते हैं 100 साल से, कि आज भी उनको लेकर इतने मिसकंसेप्शन है। वो कहना कि उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ हमेशा गलत प्रचार किया जाता है, नैरेटिव फैलाया जाता है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। संघ का एकमात्र काम है हिंदू समाज को संगठित करना, किसी का विरोध करना नहीं। ये तो सुनिएगा ही आप। उनकी जो दूसरी मुझे सबसे मजेदार बात लगी, उन्होंने ये कहा कि अगर आप संघ को भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे या संघ को बीजेपी से एसोसिएट करके मात्र केवल ये कि बीजेपी की पेरेंट बॉडी मान करके आप संघ को देखेंगे तो आप गलती करेंगे, तब आप कभी संघ को नहीं समझ पाएंगे। संघ के बारे में गलत नैरेटिव्स देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा जिनको लगता है, वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे। उसके कारण ही लगातार जो कुप्रचार चला है, उसके चलते भी कई प्रकार की गलतफहमियां रहती है। उसके कारण ऐसा डर मन में बैठ जाता है कि यहां जाना कि नहीं जाना, इसलिए भी वो गलतफहमियां ठीक होती नहीं। कुल मिलाकर नतीजा ये होता है कि संघ के बारे में नाम जानते हैं, काम नहीं जानते। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला, संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है, संघ किसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ। मोहन जी ने कहा है तो भाई कुछ गंभीर चिंतन के बाद उन्होंने ये बात कही होगी। बताइए पहले तो इस बात पर कि गलत समझा जा रहा है 100 साल के बाद भी संघ को, क्या कहेंगे संघ? देखिए, कलकत्ता में व्याख्यान माला संघ प्रमुख बोल रहे थे और संघ प्रमुख ने जो कहा है कि संघ किसी का शत्रु नहीं है, वो किसी से बैर भाव के लिए संघ नहीं बना है। यही बात तो संघ की जब स्थापना हुई तो केशव बलीराम हेगड़ेवार ने कहा था कि भाई हमारा किसी शत्रु भाव नहीं है, हम हिंदू समाज को संगठित करने के लिए यहाँ पर आए, हम किसी धर्म से लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं है, आत्मरक्षा और हिंदू समाज को संगठित करने के लिए। और जब पूरा हिंदू समाज संगठित हो जाएगा पूरा भारतवर्ष का, तब संघ का उसके अंदर विलय हो जाएगा। तो मोहन भागवत तो वही बात करें, इसमें यह कह देना कि और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। तो दिल्ली में भी जब व्याख्यान माला हुआ था तब भी संघ प्रमुख ने कहा था, इस बात का जिक्र किया था, हर बार संघ को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देना। हर चुनाव में आप ही बताते हैं हमको कि संघ इतना एक्टिव है, तो भारतीय जनता पार्टी मदद मांगती है। फिर वो नहीं, अब वो भी कह रहे हैं कि हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अगर संघ कैसे भारतीय जनता पार्टी से होता तो क्या प्रणब मुखर्जी संघ कार्यालय जाते, क्या गांधी जी जाते, क्या अंबेडकर जाते? कांग्रेस के मंत्री के कार्यक्रम में नागपुर में विलास मुक्तेवार के कार्यक्रम में मोहन भागवत जी जाते हैं
और ये कहते हैं कि भाई समाज का कार्यक्रम है, इसलिए अच्छा, मैं एक आया सेकंड, हूं। चलिए, चलिए, अगर चलिए। कांग्रेस भी अगर प्रचारक मांगेगी तो संघ देने को तैयार बोला है। उन्होंने, ये संघ बात का बोली। किसी से उन्होंने बैर बात- नहीं है। मैं कह रहा हूं, उन्होंने आप ये भी मांगिए, कहा- हम देंगे आपको। उन्होंने जब बीजेपी मांगती है, इसलिए जब ये संघ कहा देता कि है। हमको केवल बीजेपी के चश्मे से मत देखिए। बिल्कुल। अरे संस्कार तो एक ही है ना, जो संघ का संस्कार है वो बीजेपी का संस्कार है कि नहीं? बिल्कुल है। देश का बिल्कुल प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक है कि नहीं? बिल्कुल तो है। क्यों ना देखा जाए बीजेपी के नजरिए से संघ? देखिए तो ये कि इसको दो तरह से देखना चाहिए। एक होता है कक्षा में सिद्धांत और एक धरती पर धरातल पर व्यवहार रूप। सिद्धांत रूप में कई चीजें जब आप व्यवहार धरातल पर करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारों के अलावा कोई और राजनीतिक दल है? अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर संघ के स्वयंसेवक, संघ के संगठन मंत्री, संघ की प्रेरणा सब उसमें शामिल होती है। संघ प्रमुख जो कह रहे हैं वो अपने उस सामाजिक काम को मजबूत रखने के लिए कह रहे हैं, जिसमें अपेक्षाएं आकांक्षाएं बहुत हो जाती हैं कि अच्छा संघ है तो भाजपा में ये काम हो पाएगा क्या। तो एक तरह से वो लाइन वो बड़ी क्लियर कर रहे हैं। लेकिन ये कहना ये आदर्श हो सकता है कि भाई कांग्रेस मांगेगी तो हम उसको संगठन मंत्री दे देंगे। कैसे दे देंगे आप संगठन मंत्री, जब आपका विचार ही वो नहीं है कांग्रेस से मिलता हुआ, कांग्रेस का विचार ही वो नहीं है। और डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी, डॉक्टर जी ने बनाया क्यों? वो तो मान बैठे थे ना कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राह में है, हिंदू एकता। और जब आप हिंदू संगठन की बात करेंगे तो कहीं तो कोई आपके सामने खड़ा होगा ना, प्रतिक्रिया में भले न खड़ा हुआ हो, लेकिन वो तो खड़ा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।